हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम फ्लेमिंगो बुक के जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसका नाम है पोइट्स एंड पैनकेक्स। इस चैप्टर के लेखक है अशोक मित्रन। पोइट्स एंड पैनकेक्स अशोक मित्रन की आत्मकथा माई ईयर्स विद द बॉस का एक पार्ट है। ये ऑटोबायोग्राफी थी अशोक मित्रन की, माई ईयर्स विद द बॉस। तो इस ऑटोबायोग्राफी से ये चैप्टर लिया गया है। इसमें 1940 और 1950 के दशक में चेन्नई में स्थित एक जेमिनी स्टूडियो के अंदरूनी माहौल और वहाँ के लोगों की विचित्रताओं का वर्णन किया गया है। क्या था कि 1940 और 1950 इस दशक में चेन्नई में एक स्टूडियो हुआ करता था जिसका नाम था जेमिनी स्टूडियोज़। यहाँ पर अशोक मित्रन काम करते थे और वहाँ पर काम करते हुए उन्हें क्या कुछ एक्सपीरियंस हुआ, क्या कुछ उनको अनुभव हुआ, वो अपने सारे अनुभव जो है इस चैप्टर के माध्यम से हमें बताते हैं। अशोकन मित्रन इस जेमिनी स्टूडियो में काम करता था। उसका काम अखबार में से कटिंग निकाल कर एक फाइल में लगाना था। ठीक है, तो अशोकन मित्रन क्या करते थे, इस जेमिनी स्टूडियो में काम किया करते थे और उनका काम था कि अखबारों में से, न्यूज़पेपर्स में से कटिंग निकालना होता था और उनको एक फाइल में लगाना होता था। इस चैप्टर में लेखक हास्यपूर्ण शैली में फिल्म निर्माण से जुड़े अपने जो अनुभव हैं उनको साझा करते हैं। इस पार्ट में जो पोइट्स है, ये जो पोइट्स वर्ड लिया गया है, तो इस पार्ट में जो पोइट्स है, ये जो शीर्षक है, ये जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले पोइट्स के संदर्भ से लिया गया है। जेमिनी स्टूडियो में कुछ पोइट्स भी काम करते हैं तो उनके संदर्भ से ये वर्ड यहाँ पे लिया गया है। इसके अलावा एक कवि भी जेमिनी स्टूडियो में विजिट पर आता है तो उसका भी रेफरेंस यहाँ पर लिया जा सकता है। जहाँ तक ये पैनकेक का सवाल है, तो पैनकेक शीर्षक मशहूर मेकअप ब्रांड से लिया गया है। ये एक जो मेकअप मटेरियल होता है उसका एक ब्रांड का नाम था। स्टूडियो में कलाकारों पर यह मेकअप इतनी अधिक मात्रा में लगाया जाता था कि कभी कभी उनका रूप बड़ा ही अस्वाभाविक लगने लगता था। जेमिनी स्टूडियो कलाकारों, मेकअप कलाकारों, क्लर्कों और टेक्नीशियंस जैसे विभिन्न लोगों का एक संगम था। मतलब यहाँ पे कलाकार, मेकअप कलाकार, क्लर्क, ठीक है, और टेक्नीशियंस, बहुत से लोग जो यहाँ पर काम करते थे। यह रचनात्मकता और हलचल से भरा एक अद्भुत स्थान हुआ करता था जो उस समय की भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। विशेष रूप से मेकअप विभाग का वर्णन मज़ेदार ढंग से किया गया इस चैप्टर में, जहाँ विभिन्न व्यक्तित्व वाले लोग काम करते थे और उनके बारे में हमें जो अशोक मित्रन है वो एक एक करके बताते हैं। जेमिनी स्टूडियो के संस्थापक थे एस वसन। कौन थे? एस वसन। इन्होंने ये स्टूडियो जो है स्थापित किया था। वो एक बड़े प्रभावशाली और दूरदर्शी नेता के रूप में यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। स्टूडियो की सफलता में उनकी अहम भूमिका थी। यह स्टूडियो कला और साहित्य का एक बड़ा केंद्र था जहाँ कवि और लेखक भी आते रहते थे। लेखक एक हास्यास्पद घटना का उल्लेख करते हैं यहाँ पर, जब एक अंग्रेजी कवि जो बाद में स्टीफन स्पेंडर के रूप में पहचाने गए थे, वो स्टूडियो में आए और वहाँ के लोग उनके भाषण को समझने में असमर्थ रहे। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है ये उस समय की सांस्कृतिक और कलात्मक जो विरोधाभास है उनको उजागर करता है, जैसे भारतीय परिवेश में पश्चिमी प्रभाव का आकर्षण। इसके अलावा ये जो स्टूडियो है यह फिल्म उद्योग के अंदरूनी कार्यों की हास्यास्पद और अनोखी झलक भी हमें देता है। तो आइए अब देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। एक बार हम उनको भी देख लेते हैं, उनके बारे में पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले अशोक मित्रन। अशोक मित्रन इस पाठ के लेखक हैं और जेमिनी स्टूडियो के कर्मचारी के रूप में काम करते थे। उनका काम अलग अलग विषयों पर अखबारों की कतरने काटना और उस पर एक फाइल बनाना था। उनके स्टाफ के अन्य सदस्य उनके काम को घृणा की दृष्टि से देखते थे और हमेशा उनसे श्रेष्ठ महसूस करते थे। उसके बाद आएगा ऑफिस बॉय। यह वास्तव में एक युवा लड़का नहीं था बल्कि 40 साल का एक वयस्क व्यक्ति था और उसे भीड़ के मेकअप का काम सौंपा गया था। मतलब वो जिन कलाकारों को भीड़ की भूमिका निभानी होती थी उनका मेकअप करने की जिम्मेदारी ऑफिस बॉय को थी। उसका काम आसान था, फिर भी उसे लगता है कि वह एक विशेषज्ञ और कुशल मेकअप आर्टिस्ट है। उसने हीरो या स्टार अभिनेता बनने में अपनी असफलता के लिए सुबू को जिम्मेदार ठहराया था। उसके बाद हम बात करेंगे कोटामंगलम सुबू की। यह भी एक इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कोटामंगलम सुबू स्टूडियो में नंबर 2 पर माना जाता था और वह ऑफिस बॉय की तुलना में निम्न पृष्ठभूमि से आता था, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण उसे ऑफिस बॉय की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता था।
वह हमेशा खुश दिखता था और मिस्टर वॉटसन के प्रति वफादार था। मतलब मिस्टर वॉटसन कौन थे? जेमिनी स्टूडियो के बॉस। तो वो जेमिनी स्टूडियो के बॉस अर्थात मिस्टर वॉटसन के प्रति जो है, अर्थात हम कह सकते हैं अपने मालिक के प्रति काफ़ी वफादार था, हमेशा उसकी सेवा में रहता था। वह बेहद रचनात्मक था और अपनी सारी ऊर्जा का प्रयोग अपने मालिक के फ़ायदे के लिए करता था और स्टूडियो में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए किया करता था। सुबु जो है एक प्रतिभाशाली कवि भी था और कभी कभी मुख्य अभिनेताओं से भी बेहतर अभिनय करता था। वह तमिल में कविताएं लिखता था और इसलिए उसने स्टूडियो में कुछ दुश्मन भी बना लिए थे। वह एक शानदार कवि और अभिनेता था और उसने स्टूडियो में बहुत योगदान दिया था। उसके बाद है लीगल एडवाइजर अर्थात कानूनी सलाहकार। वह जेमिनी स्टूडियो के कहानी विभाग में एक वकील था। विभाग में हर किसी के विपरीत वह पैंट और टाई और कभी कभी एक बड़ा कोट पहनता था। जो स्टोरी डिपार्टमेंट था उसमें काम करता था। जितने भी लोग थे वो खादी धोती और खादी कुर्ता पहनते थे, लेकिन ये जो व्यक्ति था ये पैंट और टाई पहनता था और एक बड़ा कोट पहनता था। कई बार ये कोट कवच की तरह लगता था। उसके पास ठंडा और लचर तर्क रहता था। उसने अपने बड़े ही स्ट्रेंज बिहेवियर से कई अभिनेत्रियों का कैरियर भी बर्बाद कर दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं स्टीफन स्पेंडर की। तो स्टीफन स्पेंडर एक अंग्रेज कवि और संपादक था। एक समय उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाया था और जेमिनी स्टूडियो में इन्होंने एक बार विजिट भी किया था। बाद में अशोक मित्रण को पता चला कि वे ब्रिटिश पत्रिका एनकाउंटर के संपादक थे। उन्होंने उनके अर्थात स्पेंडर और स्टूडियो के मालिक एसएस वासन के बीच में जो क्या संबंध है उसको भी पहचाना था। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है इस चैप्टर के। आइए अब इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ते हैं और सबसे पहले थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पोइट्स एंड पैनकेक्स जो चैप्टर है इसके जो लेखक हैं वो है अशोक मित्रण। इनका जन्म हुआ था 1931 में। तो अशोक मित्रण ए तमिल राइटर रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियोज in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. Recounts का मतलब होता है याद करना, याद करना, पीछे की बातों को याद करना। और इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, और एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। तो अशोक मित्रण जो कि एक तमिल राइटर हैं, वो याद करते हैं अपने गुजरे हुए वर्षों को एट जेमिनी स्टूडियोज़ में अपनी पुस्तक माई ईयर्स विद बॉस। मतलब ये जो पुस्तक है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है अशोक मित्रण की, और इस पुस्तक में वो जेमिनी स्टूडियोज़ में उन्होंने जो भी साल गुजारे थे उनके बारे में उन्होंने लिखा है। विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज़, ये जो पुस्तक है ये हमें बताती है मूवीज़ का प्रभाव। अब किस पर प्रभाव? ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया, भारत में जीवन के प्रत्येक पहलू पर। ये जो पुस्तक है ये भारत में जीवन के प्रत्येक पहलू पर मूवीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है ये सब कुछ हमें बताती है। द जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई वाज सेट अप इन 1940। लोकेट का मतलब होता है स्थित होना, स्थित होना, और सेटअप का मतलब होता है स्थापना करना, स्थापना करना। तो जेमिनी स्टूडियो जो चेन्नई में स्थित है उसकी स्थापना 1940 में की गई थी। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। यह भारत के फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे प्रभावशाली जो है फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावशाली, प्रभावशाली। तो यह भारत के जितने भी मतलब फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस थे, फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स वो संगठन जो फिल्म बनाते हैं, तो ये भारत के जितने भी फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस थे उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे प्रभावशाली ऑर्गेनाइजेशन था इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग, भारतीय फिल्म निर्माण के शुरुआती दिनों में। तो ये जो जेमिनी स्टूडियो था ये भारतीय फिल्म निर्माण के शुरुआती दिनों में सबसे प्रभावशाली जो है फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था। इट्स फाउंडर वाज एसएस वासन। फाउंडर का मतलब होता है संस्थापक। तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो एसएस वासन थे। उसके बाद है द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रण इन जेमिनी स्टूडियोज वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। अब अशोक मित्रण का जेमिनी स्टूडियो में क्या काम था? तो द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रण इन जेमिनी स्टूडियोज की जेमिनी स्टूडियो में अशोक मित्रण की ड्यूटी थी वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को काटना,
ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, अलग अलग मतलब बहुत सारे विषयों के ऊपर, बहुत सारे विषयों के ऊपर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ये क्लिपिंग्स होती थी। और अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो क्लिपिंग्स थी उनको काटना होता था न्यूज़पेपर में से, एंड स्टोर देम इन फाइल्स, और उनको एक फाइल में स्टोर करना होता था। ये काम था इसका। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटर्न आउट बाई हैंड, और इनमें से बहुत सी क्लिपिंग्स ऐसी थी जिनको बाद में हाथ से लिखना होता था। ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, इनसिग्निफिकेंट फंक्शन का मतलब होता है बहुत ही मामूली काम, मतलब कोई ऐसा काम जो सिग्निफिकेंट ना हो, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण ना हो जो काम, तो उसको कहते हैं इनसिग्निफिकेंट। तो ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, हालांकि वो जो स्टूडियो था उसमें उसका काम बहुत ही मामूली था। ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ जेमिनी फैमिली, लेकिन अशोक मित्रन जो थे जेमिनी परिवार के सभी सदस्यों में सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन थे, मतलब बहुत ज़्यादा जानकार व्यक्ति थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। एक्सेप्ट का मतलब होता है पार्ट या हिस्सा। ये जो पार्ट है मतलब ये जो चैप्टर आप पढ़ेंगे आगे, ये चैप्टर एक अंश है, एक पार्ट है। अब किसका पार्ट है ये? उनकी इस पुस्तक का। ये पुस्तक किसने लिखी थी? अशोक मित्रन ने। तो अशोक मित्रन की ऑटोबायोग्राफी थी, इस ऑटोबायोग्राफी से ये चैप्टर लिया गया है। तो चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं डिटेल से। तो पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। पैनकेक जो था वो मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम हुआ करता था। ठीक है, ये जो पैनकेक नाम है ये क्या है? ये एक ब्रांड का नाम है। अब किसके ब्रांड का नाम है? मेकअप मटेरियल के ब्रांड का नाम है। दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रकलोड्स। ट्रकलोड्स का मतलब होता है काफ़ी मात्रा में। जिस मेकअप मटेरियल को जेमिनी स्टूडियोज बहुत अधिक मात्रा में खरीदता था। तो ये जो पैनकेक है ये उस मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम है जिस मेकअप मटेरियल को जेमिनी स्टूडियोज ट्रक भरकर खरीदता था, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में खरीदता था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। अब इस ब्रांड के मेकअप मटेरियल को ग्रेटा गार्बो ने जरूर यूज किया होगा। मिस गोहर मस्ट हैव यूज इट। मिस गोहर ने भी जो है अवश्य यूज किया होगा। वैजयंती माला ने भी अवश्य यूज किया होगा। बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। लेकिन रति अग्निहोत्री ने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा। ठीक है, ये सभी एक्ट्रेसेस के नाम है। ग्रेटा गार्बो, मिस गोहर, वैजयंती माला, ये सभी एक्ट्रेसेस के नाम है। रति अग्निहोत्री, ठीक है, ये सभी एक्ट्रेसेस के नाम है। तो इसमें बताया है कि इस ब्रांड का जो मेकअप मटेरियल था इसको ग्रेटा गार्बो ने यूज़ किया होगा ज़रूर, मिस गोहर ने भी यूज़ किया होगा और वैजयंती माला ने भी यूज़ किया होगा, क्योंकि इनके समय में, ये काफ़ी ओल्ड एक्ट्रेसेस हैं, तो इनके समय में इस ब्रांड का मेकअप मटेरियल होता था। लेकिन रति अग्निहोत्री ने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि रति अग्निहोत्री जो फिल्मों में आई तो इस ब्रांड का कोई मेकअप मटेरियल यूज नहीं होता था। उसके बाद द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वाज इन द अपस्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग। अपस्टेयर्स का मतलब होता है फर्स्ट फ्लोर। तो जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो एक बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर पे था। दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव टेबल्स। और इस बिल्डिंग के बारे में ऐसा कहा जाता था कि ये बिल्डिंग रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करती थी। मतलब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर घोड़े वगैरह बांधा करता था। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? ये अंग्रेजी शासनकाल में, क्योंकि ये जो स्टूडियो है ये 1940 के आसपास की बात है ये, और 1950 के दौरान के मतलब समय की बात है। जेमिनी स्टूडियो के बारे में जो भी अशोक मित्रन बता रहा है हमें, तो इस समय जो ना अंग्रेज लोग इंडिया में थे, तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का एक गवर्नर था। ठीक है, तो वो अपने घोड़े वगैरह बांधा करता था इस बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में जेमिनी स्टूडियो हुआ करता था। ए डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सैड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। ऐसा कहा जाता है कि दर्जनों ऐसी और भी इमारतें थी शहर में, ठीक है, मद्रास में ऐसी दर्जनों और भी इमारतें थी जो उसका निवास स्थान रही थी। रेजिडेंस का मतलब होता है निवास स्थान। किसका निवास स्थान? रॉबर्ट क्लाइव का। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफेस्ट स्टे इन मद्रास। अपने छोटे से जीवन के दौरान और मद्रास में अपने और भी छोटे ठहराव के दौरान रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग। ऐसा कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने काफ़ी मूविंग की है। मूविंग का मतलब है उसने अपना निवास स्थान बदला होगा, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, या ये भी हो सकता है कि वो शहर में काफ़ी घुमा फिरा था। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। और इसके अतिरिक्त भारत के दूरवर्ती कोनों में, रिमोट क्या होता है? रिमोट होता है दूरवर्ती, जो दूर स्थित है। तो इसके अलावा भारत के दूरवर्ती कोनों में उसने कई इम्पॉसिबल बैटल्स भी जो है लड़ी। एंड मैरिंग ए मेडन, और उसने एक कुंवारी से शादी भी की थी। कहाँ पर?
इन सेंट मैरी चर्च में, ये चर्च कहाँ पे थी? इन फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये किले का नाम है सेंट जॉर्ज। इस किले में ये चर्च थी, इस किले में इसने मतलब इस चर्च में इसने शादी की थी एक मैडन से इन मद्रास में। आगे है द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून। मेकअप रूम देखने में हेयर कटिंग सैलून की तरह लगता था। हेयर कटिंग सैलून जैसे कि आप कटिंग करवाने जाते हैं किसी सैलून में, हेयर कटिंग सैलून में, तो ठीक वैसा ही दिखता था ये मेकअप रूम। विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स, अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स। इस मेकअप रूम में आधा दर्जन बड़े बड़े शीशे थे और इन शीशों के चारों ओर हर एंगल में जो है हर कोने में लाइटें लगी हुई थी। देवर ऑल इनकंडिसेंट लाइट्स, ये सभी इनकंडिसेंट लाइट्स थी। इनकंडिसेंट लाइट्स होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत तेज़ जलती हैं और उनसे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, तो ऐसी लाइटों को कहते हैं इनकंडिसेंट लाइट्स। सो यू कैन इमेजिन द फायरी मिस्ट्री ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। फायरी का मतलब होता है बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, और मिस्ट्री का मतलब होता है परेशानी, और सब्जेक्ट टू का मतलब होता है सहना। इसलिए लेखक हमसे कहता है कि लेखक पाठकों से कहता है कि भाई आप कल्पना कर सकते हैं उस परेशानी की जो परेशानी उन लोगों को होती थी जिनको यहाँ पर मेकअप के लिए आना होता था। मतलब इन लाइटों के सामने बैठा कर जिनका मेकअप किया जाता था, उन लोगों को इन लाइटों से कितनी परेशानी होती होगी, कितना पीड़ा होती होगी, आप उस पीड़ा की कल्पना कर सकते हो। उसके बाद है द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय ए बंगाली। जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसका मुखिया सबसे पहले एक बंगाली हुआ करता था। हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो एंड लेफ्ट, जो स्टूडियो के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया और वो वहाँ से चला गया। अब इसका क्या मतलब है कि वो स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा बन गया था, तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, वो कई सालों से एक ही जगह पे काम कर रहा है और उसे फील होता है कि भाई अब तुझे यहाँ पर काम करते हुए काफ़ी समय हो गया, अब तुझे किसी और बड़ी जगह पे जाके काम करना चाहिए, ये जगह तेरे लिए बहुत छोटी है। तो उसी प्रकार से ये जो बंगाली था ये भी स्टूडियो को बहुत छोटा समझने लगा और ये सोचने लगा कि भाई तू किसी बड़ी जगह पे अब तेरे को जाके काम करना चाहिए, तो ये सोच के वो यहाँ से चला गया स्टूडियो से। ही वॉज सक्सीडेड बाय ए महाराष्ट्रियन, उसके बाद एक महाराष्ट्रियन इस डिपार्टमेंट का मुखिया बना। हु वॉज असिस्टेड का मतलब होता है हेल्प करना, तो अब उसकी सहायता की जाती थी। मतलब ये जो महाराष्ट्रियन जो था ये मेकअप डिपार्टमेंट का जो है मुखिया बन गया और इसकी मदद की जाती थी किसके द्वारा? धारवाड़ कन्नाडिगा, ये कुछ पर्सन्स हैं, ठीक है। ये कन्नड़ व्यक्ति है, एक आंध्रा के व्यक्ति द्वारा, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मीज और कुछ स्थानीय लोकल तमिल लोग, ये उसकी मदद करते थे। ऑल दिस शोज दैट देयर वाज ए ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। देखिए ये सब दिखाता है, मतलब यहाँ पर देखिए एक महाराष्ट्रियन मेकअप डिपार्टमेंट का मुखिया है, ठीक है, ये मेकअप डिपार्टमेंट है, इसका मुखिया महाराष्ट्रियन, और उसकी मदद करने के लिए इतने सारे लोग हैं। ये सब कुछ दिखाता है कि देयर वाज ए ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें बहुत ज़्यादा जो है राष्ट्रीय एकता थी। ग्रेट डील का मतलब होता है काफ़ी, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है राष्ट्रीय एकता, तो इससे ये दिखता है कि मेकअप डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय एकता थी। लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के द्वारा राष्ट्रीय एकता पर प्रोग्राम प्रसारित करने से पहले ही, मतलब राष्ट्रीय एकता पर जो प्रोग्राम थे वो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने तो बहुत बाद में प्रसारित करने शुरू किए थे। इससे पहले ही जो है जेमिनी स्टूडियो में जो है हमें राष्ट्रीय एकता देखने को मिलती थी। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू ए हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर। देखिए नेशनली इंटीग्रेटेड का मतलब होता है राष्ट्रीय रूप से एकीकृत, डिसेंट लुकिंग का मतलब होता है सुंदर दिखने वाला, हिडियस का मतलब होता है घृणित, क्रिम्सन ह्यूड का मतलब होता है लाल रंग, ह्यूड का मतलब होता है कलर्ड, ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और क्रिम्सन का मतलब होता है रेड, तो रेड कलर्ड हो गया। मॉन्स्टर का मतलब होता है दानव। तो राष्ट्रीय रूप से एकीकृत मेकअप करने वालों का यह समूह कुड टर्न बदल सकता था किसी भी सुंदर दिखने वाले व्यक्ति को, किस में बदल सकता था? एक घृणित लाल रंग के दानव में। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ ट्रकलोड्स ऑफ पैनकेक्स, ट्रक भरकर खरीदे गए पैनकेक के उस सामान से, ट्रक भरकर खरीदे गए पैनकेक ब्रांड के उस मेकअप मटेरियल की मदद से।
एंड ए नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस, और स्थानीय रूप से बनाए गए पोशंस और लोशंस की मदद से। पोशन क्या होता है? पोशन एक ड्रिंक होती है जिसका हमारी बॉडी पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, और जो लोशन होता है वो तो आप जानते ही हैं, आप सर्दियों में लोशन वगैरह लगाते हैं, ये एक स्किन और हेयर के लिए एक लिक्विड होता है। तो राष्ट्रीय रूप से एकीकृत मेकअप करने वालों का ये समूह किसी भी सुंदर दिखने वाले व्यक्ति को एक घृणित लाल रंग के दानों में बदल सकता था। किसकी मदद से? पैनकेक ब्रांड के मेकअप मटेरियल से, जिसे जेमिनी स्टूडियो बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में खरीदता था, और स्थानीय रूप से बने हुए पोशंस और लोशंस की मदद से। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग्स, वो दिन ज़्यादातर इंडोर शूटिंग के दिन थे। मतलब इंडोर शूटिंग क्या होती है? इंडोर शूटिंग होती है किसी घर के अंदर, किसी बंगले के अंदर की शूटिंग, ठीक है। जब फिल्म को शूट किया जाता है किसी बंगले के अंदर, किसी घर के अंदर, तो इसको कहते हैं इंडोर शूटिंग। और आउटडोर शूटिंग होती है जब बाहर शूट की जाती है कोई भी फिल्म, पहाड़ों पे, सड़कों पे, खुले मैदान में। तो वो जो दिन थे, अशोक मित्रण कहता है कि वो जो दिन थे वो इंडोर शूटिंग के दिन थे। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शूट आउटडोर्स, और फिल्म का केवल 5% हिस्सा ही जो है आउटडोर शूट किया जाता था। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज़। अशोक मित्रण कहते हैं कि मेरा मानना है कि सेट्स अर्थात मंच और स्टूडियो की लाइटों को लड़कियों और लड़कों को भी आवश्यकता होती थी, टू बी मेड टू लुक अगली, ताकि उनका मेकअप करके उनको अगली किया जा सके, उनका मेकअप किया जा सके, और इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी, और उनको मूवी में दिखने योग्य बनाया जा सके। ए स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट में एक सख्त पदानुक्रम मेंटेन किया जाता था, रखा जाता था। हायरार्की होती है पदों का क्रम, जैसे सबसे टॉप पे कोई पद, फिर उसके छोटा पद, फिर उससे छोटा पद, फिर उससे छोटा पद, ठीक है। तो ये जो क्रम होता है पदों का, जो ये ऑर्डर होता है, क्रम होता है, उसको कहा जाता है हायरार्की। तो मेकअप डिपार्टमेंट में एक स्ट्रिक्ट हायरार्की को फॉलो किया जाता था। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली, हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ। और इस स्ट्रिक्ट हायरार्की को फॉलो करते हुए जो चीफ मेकअप मैन था वो चीफ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का मेकअप करता था। देखिए ये ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पे कौन? मेकअप मैन। ये था यहाँ पे चीफ मेकअप मैन। तो चीफ मेकअप मैन सबसे टॉप पे होता था, ठीक है। जो मेकअप करने वालों में सबसे टॉप पे कौन था? चीफ मेकअप मैन। उसके बाद उसके दो असिस्टेंट थे, ठीक है। सबसे पहला कौन था? सीनियर असिस्टेंट, और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट। तो जो ये पदों का क्रम था, ये जो था, ये मेकअप डिपार्टमेंट में बड़ी मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। और पदों के क्रम को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए जो चीफ मेकअप मैन था, इसका काम क्या था? चीफ एक्टर और एक्ट्रेसेस का मेकअप करना। फिर जो इसका सीनियर असिस्टेंट था वो किसका मेकअप करता था? सेकंड हीरो एंड हीरोइन का। और फिर जो जूनियर असिस्टेंट होता था, ये जो मेन कॉमेडियन होता था, उसका जो है मेकअप करता था ये। और इस प्रकार ये क्रम चलता रहता था। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। जो लोग भीड़ की भूमिका निभाते थे उनका मेकअप करने की जिम्मेदारी ऑफिस बॉय की थी। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। और जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें भी एक ऑफिस बॉय हुआ करता था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, जिस दिन क्राउड शूटिंग होनी होती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन ए जिएंट वेसल। तो आप उसको अर्थात ऑफिस बॉय को देख सकते थे। कैसे देख सकते थे? क्या काम करते हुए देख सकते थे? एक बड़े बर्तन में, ठीक है। जिएंट का मतलब होता है विशाल, वेसल मीन्स होता है बर्तन। तो एक बड़े से बर्तन में मिक्स करते हुए देख सकते थे। किसको मिक्स करते हुए? किसको घोलते हुए? पेंट घोलते हुए। एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और क्राउड प्लेयर्स को पोतते हुए, क्राउड प्लेयर्स के चेहरे पर इस पेंट को पोतते हुए। जिस दिन क्राउड शूटिंग होनी होती थी उस दिन, मतलब जिस दिन क्राउड शूटिंग होती थी उस दिन क्या करता था? ये एक बड़ा सा बर्तन लेता था और इसमें जो है पेंट को मिक्स कर लेता था, ठीक है। और ये पेंट को मिक्स करके और इस पेंट से किसको पोतता था? किसका मेकअप करता था? क्राउड प्लेयर्स का। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। जो मेकअप अप्लाई करने की जो प्रक्रिया थी, जो ऑफिस बॉय की ये मेकअप अप्लाई करने की, चेहरे पर मेकअप अप्लाई करने की जो प्रक्रिया थी, प्रोसेस थी, इसका मेन पर्पज होता था कि जो हमारा फेस है, हमारा मतलब जो क्राउड प्लेयर्स थे,
इनका जो फेस है उसका जो सरफेस पर जितने भी छिद्र हैं उन सभी छिद्रों पर इस मेकअप का सामान जो है लगाया जाए, मतलब उनके चेहरे का कोई भी हिस्सा जो है वो बिना मेकअप के दिखाई ना दे। ये उसका मेन आइडिया होता था, मेन पर्पज होता था। ही वॉजंट एग्जैक्टली ए बॉय, वो एग्जैक्टली कोई लड़का नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वो 40 की उम्र में प्रवेश कर चुका था। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स एगो, वो वर्षों पहले स्टूडियो में आया था। इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर, ए टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक राइटर। तो लिरिक राइटर मीन्स होता है गीतकार, डायरेक्टर मीन्स होता है निर्देशक, और स्क्रीन राइटर होता है फिल्मी कहानियाँ लिखने वाला। तो वो वर्षों पहले स्टूडियो में आया था। क्या बनने के लिए आया था, किस उम्मीद से आया था? तो इस उम्मीद से आया था कि वो कोई स्टार एक्टर बन जाएगा, या कोई फिल्मी कहानियाँ लिखने वाला बन जाएगा, या डायरेक्टर बन जाएगा, या लिरिक राइटर बन जाएगा। तो ये सब बनने की आशा लेकर वो स्टूडियो में आया था। ही वॉज ए बिट ऑफ ए पोइट, और वो थोड़ा बहुत कवि भी था, मतलब वो कविताएं भी लिख लेता था। इन दोज डेज आई वर्कड इन ए क्यूबिकल। अब अशोक मित्रण कहता है कि उन दिनों मैं एक क्यूबिकल में काम करता था। क्यूबिकल होता है एक स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा, एक केबिन कह सकते हैं आप। तो उस समय मैं कहाँ बैठता था, एक केबिन में बैठता था, एक क्यूबिकल में बैठता था, वहाँ पर बैठकर मैं अपना काम करता था। 2 होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, इस क्यूबिकल के दोनों साइडें, ठीक है, दोनों साइडें क्या थी, फ्रेंच विंडोज थी। आई डिडेंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, उस समय मैं भी नहीं जानता था कि ये फ्रेंच विंडोज है। सीइंग मी सीटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़ पेपर्स डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू। अब यहाँ पे देखिए, डे इन एंड डे आउट, इसका मीनिंग होता है हर समय। डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, इसका मतलब है ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है, लगभग शून्य। तो यहाँ पर क्या कहता है अशोक मित्रण कि सीइंग मी सीटिंग एट माई डेस्क, मुझे मेरे बेंच पर बैठे हुए देखकर, टीयरिंग अप न्यूज़पेपर, अखबार को फाड़ते हुए, मतलब अशोक मित्रण कहता है कि भाई मैं अपने बेंच पे, अपने डेस्क पे बैठा रहता था और अखबार फाड़ता रहता था, क्योंकि मेरा काम था कि अखबार में से कटिंग्स बाहर निकालना। तो जब मैं अपने डेस्क पर बैठा हुआ और अखबार को फाड़ता हुआ रहता था, तो मुझे वहाँ पर बैठे हुए देखकर, ठीक है, और डे इन एंड डे आउट मतलब हर समय, मतलब हर समय मैं अपने डेस्क पर बैठकर और न्यूज़पेपर से कटिंग निकालता रहता था, और मुझे वहाँ पर बैठे हुए देखकर मोस्ट पीपल थॉट, ज़्यादातर लोग सोचते थे कि आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, कि मैं लगभग कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, मैं लगभग कुछ नहीं कर रहा। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, और ये भी संभावना थी कि मेरा बॉस भी यही सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा जो काम है वो तो कुछ भी नहीं है, मामूली सा काम है। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बर्ज इनटू माई क्यूबिकल। बर्ज इनटू का मतलब होता है अंदर आना। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो ये महसूस करता था कि मुझे कोई काम दिया जाना चाहिए, तो वो मेरे जो क्यूबिकल था उसमें आ जाता था एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और मुझे एक लंबा भाषण दे डालता था। एक्सटेंडेड लेक्चर का मतलब होता है एक लॉन्ग स्पीच। The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts। देखिए, एनलाइटन का मतलब होता है किसी को ज्ञान देना, लिटरेरी टैलेंट का मतलब होता है साहित्यिक प्रतिभा, और गो वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद होने देना, और परवर्ट्स का मतलब होता है भ्रष्ट या गंदे लोग। तो द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, कि मेकअप डिपार्टमेंट में जो लड़का था, हैड डिसाइडेड, उसने वो फैसला कर लिया था कि आई शुड बी एनलाइटेंड, कि मुझे वो ज्ञान देगा, अर्थात मुझे ज्ञान देना चाहिए। क्या ज्ञान देना चाहिए? कि हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, कि किस प्रकार एक महान साहित्यिक प्रतिभा को बर्बाद किया जा रहा है एक ऐसे डिपार्टमेंट में जो फिट है, किसके लिए फिट है? नाइयों के लिए और भ्रष्ट और गंदे लोगों के लिए। ठीक है, कि जो मेकअप डिपार्टमेंट में जो लड़का था उसने क्या फैसला कर लिया था कि मुझे वो इस बात का ज्ञान देगा कि किस प्रकार मैं अपनी बड़ी साहित्यिक प्रतिभा को बर्बाद होने दे रहा हूँ एक ऐसे डिपार्टमेंट में जो सिर्फ बार्बर्स और परवर्ट्स के लिए ही बना है। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, शीघ्र ही मैं प्रार्थना करने लगा। किसकी प्रार्थना करने लगा? हर समय क्राउड शूटिंग की, भीड़ की शूटिंग की। कहने का मतलब है कि जो ऑफिस बॉय था, ये ऑफिस बॉय का काम क्या था? ऑफिस बॉय का काम था कि भीड़ की भूमिका निभाने वाले कलाकारों का मेकअप करना।
ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है कि जो मेकअप बॉय था, जो मतलब मेकअप डिपार्टमेंट में जो बॉय था, अर्थात जो मेकअप बॉय था, वो लेखक को ये ज्ञान बांटता था कि भाई किस प्रकार लेखक अपनी जो बड़ी साहित्यिक प्रतिभा है वो एक ऐसे डिपार्टमेंट में वेस्ट कर रहा है जो डिपार्टमेंट सिर्फ बारबर्स और परवर्ट्स के लिए बना है। तो इसलिए लेखक कहता है कि शीघ्र ही मैं हमेशा क्राउड शूटिंग की ही प्रार्थना करने लगा। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता रहता था कि हे भगवान, हमेशा क्राउड शूटिंग होती रहे। क्यों क्राउड शूटिंग होती रहे? क्योंकि ये जो ऑफिस बॉय था, इसका काम था भीड़ की भूमिका निभाने वाले कलाकारों का मेकअप करना। तो अगर क्राउड शूटिंग होती रहेगी हमेशा, तो ऑफिस बॉय बिजी रहेगा और वो लेखक के पास आकर ऐसी मतलब ज्ञान नहीं बांटेगा, ऐसा ज्ञान नहीं बांट पाएगा। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड शेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। इसके अलावा और कोई भी चीज़ मुझे उसके एपिक्स से, महाकाव्यों से नहीं बचा सकती थी, अर्थात उसकी जो लॉन्ग स्पीच थी ये इससे नहीं बचा सकती थी। जो वो ज्ञान बांटता था मेरे पास आके, तो इस चीज़ से मैं सिर्फ एक ही तरह से बच सकता था कि हमेशा क्राउड शूटिंग होती रहे और ऑफिस बॉय जो क्राउड की भूमिका निभाने वाले जो कलाकार हैं उनका मेकअप करने में बिजी रहे।